Hello dear student, welcome back to my YouTube channel. This is Sunita and today we'll teach you chapter number 3rd of economics class 10th. चैप्टर थर्ड मनी एंड क्रेडिट। जो मनी है प्रेजेंट टाइम में आप देखते हो कि मनी का कितना बड़ा रोल है। जिसके पास मनी है वही डोमिनेंट है। तो मनी होती क्या है, इसका वर्क क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अर्लियर टाइम में क्या फॉर्म्स थी मनी की और प्रेजेंट टाइम में क्या है। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। फर्स्टली, व्हाट इज द मीन्स ऑफ मनी? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इट मीन्स एक पर्सन कोई भी गुड्स परचेज करना चाहता है तो वो अनदर पर्सन को उसके बदले में क्या देगा जिससे उसको वो गुड्स मिलेगी। तो उसके बदले में हम मनी पे करते हैं। इट मीन्स हमारे पास पैसा है, हम मार्केट में जाते हैं तो हम उनको करेंसी देते हैं और उसके बदले में वो हमें सामान दे देते हैं। तो क्या अर्लियर टाइम में भी ये जो हम प्रेजेंट टाइम में करेंसी यूज कर रहे हैं, पेपर नोट्स यूज कर रहे हैं या हम कॉइन्स यूज कर रहे हैं, तो अर्लियर टाइम में क्या ये सेम फॉर्म्स थी? तो उसके लिए हमें पढ़ना होगा सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ मनी। तो अगर एंशिएंट टाइम की बात करते हैं तो एंशिएंट टाइम में जो फॉर्म्स ऑफ मनी या मनी के रूप में क्या यूज किया जाता था, तो उसके लिए यूज होता था कैटल्स और ग्रेन्स। इट मीन्स जो अनाज होता था, किसी के पास व्हीट राइस जो भी होते थे, उसके बदले में वो अनदर पर्सन से जो उनको जिस चीज की वांट थी, जिस चीज की डिजायर होती थी, वो एक्सचेंज करते थे। तो वो एक्सचेंज में लाइक मेरे पास व्हीट है, अनदर पर्सन के पास शूज है, मुझे शूज की नीड है, उसको व्हीट की नीड है, तो क्या करेंगे, वो एक्सचेंज करेंगे गुड्स को और वो बार्टर सिस्टम कहलाता था। तो वो उस टाइम की फॉर्म्स ऑफ मनी थी, कैटल और ग्रेन्स। नेक्स्ट जो पीरियड आया मेडिवल टाइम, उसमें मनी की जो फॉर्म्स थी वो क्या थी, इसमें कॉइन्स आ चुके थे, मेटेलिक कॉइन्स आ चुके थे लाइक गोल्ड, कॉपर, सिल्वर। तो वो उस टाइम वो कॉइन्स यूज किए जाते थे, उसके बदले में कोई भी अपनी गुड्स को परचेज कर सकता था। लेकिन हम मॉडर्न टाइम की बात करें, इट मीन्स प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं, प्रेजेंट टाइम में क्या आ चुका है, करेंसी। तो करेंसी में क्या है, पेपर नोट्स है या फिर कॉइन्स है। तो इनको हम प्रेजेंट टाइम में कोई भी गुड्स परचेज करने के लिए यूज करते हैं। अब आता है मीन्स ऑफ बार्टर सिस्टम। एंशिएंट टाइम में जो सामान को परचेज करते थे या बेचते थे तो वो कैसे होता था, वो होता था ड्यू टू बार्टर सिस्टम या बार्टर सिस्टम के थ्रू होता था। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स नहीं होती है, लेकिन अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम में ऐसा नहीं है। हमारे पास करेंसी होती है, हम करेंसी पेपर नोट्स या कॉइन्स देते हैं, उसके बदले में हम कोई भी गुड्स को ले लेते हैं। तो ये काफी इजी मोड हो गया है जो प्रेजेंट टाइम का है। जो बार्टर सिस्टम है ये काफी टफ प्रोसेस था क्योंकि इसमें बहुत सारी डिफिकल्टीज थी। तो ये कौन कौन सी डिफिकल्टीज थी, कौन कौन सी इसकी लिमिटेशंस हैं, कौन कौन सी डिमेरिट्स ऑफ बार्टर सिस्टम है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। व्हाट इज द मीन्स ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मीन्स होता है कि दोनों साइड से एग्रीमेंट, बोथ साइड एग्रीमेंट। इट मीन्स जिसमें खरीदने वाला और बेचने वाला है दोनों का एग्रीमेंट होना कंपलसरी है। अगर मान लो खरीदने वाला है कि किसी पर्सन को शूज की नीड है, लेकिन जिसके पास शूज है उसको वीट की नीड नहीं है, जबकि खरीदने वाले के पास ओनली वीट है कि वो वीट दे सकता है जिसके बदले वो शूज ले सकता है। तो ये क्या हुई कि दोनों की वांट्स जो है, दोनों की डिमांड है, दोनों की डिजायर वो मैच नहीं हो रही है, तो जिससे प्रॉब्लम क्रिएट होगी बार्टर सिस्टम में। इट मीन्स दोनों साइड से एग्रीमेंट होगा तभी तो बार्टर सिस्टम पॉसिबल है। तो दोनों साइड से एग्रीमेंट होना कंपलसरी है, बार्टर सिस्टम तभी पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है नो यूनिट ऑफ अकाउंट टू मेजर्स द वर्थ ऑफ गुड्स। किसी भी गुड्स की सही मेजरमेंट नहीं हो सकती थी। रीजन, क्योंकि ये नहीं पता था कितनी क्वांटिटी में क्या देना है, तो उसके बदले में कोई भी सामान परचेज कर रहे हैं, कोई भी गुड्स परचेज कर रहे हैं तो उसकी वर्थ क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। तो इसके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट होती थी दैट टाइम, प्रेजेंट टाइम में नहीं। तो थर्ड पॉइंट आता है लैक ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट क्वालिटी। जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसकी इंफॉर्मेशन के अबाउट भी लैक ऑफ नॉलेज थी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सब डिवीजन। सब डिवीजन का मीन्स होता है कोई भी प्रोडक्ट को या किसी भी गुड्स को, किसी भी नॉट को जिसके पार्ट कर दिए जाएं। तो अर्लियर टाइम में कैटल से एक्सचेंज करना है तो क्या उस कैटल के पार्ट कर पाएंगे कि इसके 4 पार्ट करो, हमें इतना बड़ा नहीं चाहिए, इसके 4 पार्ट कर दो, ऐसा पॉसिबल नहीं था। लेकिन अगर हमें प्रेजेंट टाइम में कहा जाए कि 100 रुपीज है, इसके 4 पार्ट कर दो, तो हम 25 रुपीज के 4 पार्ट कर देंगे। लेकिन उसमें जो भी कैटल होता था उसके 4 पार्ट नहीं होते थे। तो ये क्या है, सारी बार्टर सिस्टम की डिमेरिट्स या उसके लिए जो प्रॉब्लम क्रिएट होती थी वो, या फिर हम इसको बोल सकते हैं लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। मनी इलिमिनेट्स द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। जो प्रेजेंट टाइम में जो
फॉर्म्स ऑफ मनी है वो बहुत ही इजी वे में वर्क करती है। मान लो हमें कोई गुड्स परचेज करनी है तो उसके लिए हमें उस पर्सन को सर्च नहीं करना पड़ेगा कि मेरे पास तो वीट है और मुझे उस पर्सन को सर्च करना कि जिसके पास शूज हो और उस पर्सन को वीट चाहिए। तो उसमें बहुत लॉन्ग प्रोसेस लगता था जिसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती थी और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उस टाइम नहीं हो पाता था। लेकिन मनी जो है प्रेजेंट टाइम में जो फॉर्म्स ऑफ मनी है इसको हम उसी टाइम हम कोई भी गुड्स परचेज कर सकते हैं, बस ओनली हमें मनी देनी है और किसी भी शॉपकीपर से वो गुड्स परचेज कर सकते हैं। तो मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के वे में गुड वर्क करती है। अर्लियर टाइम में लॉन्ग प्रोसेस लगता था कि जिस पर्सन को कोई भी गुड्स परचेज करनी थी तो उसके लिए उसको एक्सचेंज वाला पर्सन चाहिए कि जो उससे सामान ले सके, उसके बदले में जो उस पर्सन की नीड है वो उसको दे सके। एग्जाम्पल के वे में फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन जिसके पास राइस है उसको चाहिए वीट, तो वो उस पर्सन को ढूंढेगा, उस पर्सन को सर्च करेगा कि जिसके पास राइस नहीं है और उस पर्सन को राइस की नीड हो और वो वीट सेल करने या वीट बेचने का इच्छुक हो। तो इससे क्या होता है कि एक लॉन्ग प्रोसेस लगता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में मनी ने इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। प्रेजेंट टाइम में एक पर्सन के पास ओनली मनी है, कोई गुड्स नहीं है, तो वो किसी भी गुड्स को परचेज कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि अर्लियर टाइम की जो फॉर्म्स ऑफ मनी थी और प्रेजेंट टाइम की जो फॉर्म्स ऑफ मनी है, तो प्रेजेंट टाइम की फॉर्म ऑफ मनी बेटर है रेदर देन अर्लियर टाइम। नेक्स्ट आता है रिगार्डिंग चेक। तो ये चेक होता क्या है? चेक अगर हम बैंक में जाते हैं तो हमने देखा होगा, आप लोग भी कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहां पर एक ऐसे पर्सन जो पैसे निकलवाने के लिए आते हैं तो उनके पास एक स्मॉल एक लॉन्ग बुक होती है, तो उसमें वो अमाउंट लिखते हैं और अपनी मनी को वहां से विड्रॉ करते हैं। तो ये आपने अपने पेरेंट्स के पास भी देखा होगा। तो चेक क्या होता है? चेक इज अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन्स अकाउंट टू द इश्यूड पर्सन। एक पर्सन तभी बैंक से पैसे निकाल सकता है, उसकी चेकबुक तभी वर्क कर सकती है जब उसके बैंक में अकाउंट हो और उस अकाउंट में अमाउंट हो। इट मीन्स एक पर्सन ऐसा कि जिसने अपना अकाउंट ओपन करवा रखा है बैंक में, आफ्टर दैट वहां से उसको चेकबुक इश्यू होती है और उस चेकबुक में वो जो भी उसको जितनी मनी निकलवानी है, विड्रॉ करवानी है, जितनी भी मनी उसमें लिखेगा। देन आफ्टर उसको डिपॉजिट करेगा और वहां बैंक के जो वर्कर होते हैं, जो बैंक पर्सन होते हैं, वो उनको वो मनी देते हैं। लेकिन ऐसा पर्सन जिनका वहां पर अकाउंट नहीं है, वो ऐसा नहीं कि किसी का भी चेक उठा के ले गए और वहां जाके मनी विड्रॉ करवाने लगे तो उनकी भी मनी विड्रॉ होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप कभी उठा के अपने पेरेंट्स की मत लेके जाना कि हमें तो जाके चेक बुक डिपॉजिट कर दी और हमें मनी मिल गई, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वहां पर उस पर्सन का अकाउंट है, आफ्टर दैट उसमें अमाउंट भी होना कंपलसरी है, अदरवाइज आपने सुना होगा चेक बाउंस हो गए। चेक बाउंस तब होता है जब अकाउंट में मनी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल लाइक मेरा अकाउंट है और मुझे 50,000 रुपीज चाहिए अकाउंट से, मैंने चेक फिल किया और डिपॉजिट करके और 50,000 रुपीज मुझे मिल गए। लेकिन एक ऐसा पर्सन जिसके पास खुद का अकाउंट है और उसे 50,000 रुपीज चाहिए बट उसके अकाउंट में ओनली 20,000 है, तो उसका चेक है वो बाउंस हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग इज लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। आपने ये देखा होगा या सुना होगा कि बैंक लोन देते हैं, तो उसमें लोन कैसे दिया जाता है? जो बैंक लोन देते हैं तो वो कितना परसेंट उनसे इंटरेस्ट लेते हैं, किस तरह से उनका प्रोसेस है? तो फर्स्ट इज डिपॉजिटर एंड बोरोवर। जो डिपॉजिटर होते हैं वो मनी डिपॉजिट करते हैं। ऐसे पर्सन जिनका बैंक में अकाउंट है, जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है, वो बैंक में मनी को डिपॉजिट करते हैं। देन आफ्टर जिनके पास मनी नहीं है या जिसको किसी भी वर्क के लिए नीड है मनी की, तो वो क्या करेगा? लोन लेगा। लोन लेते टाइम जो लोन लेने वाला है, बैंक वाले उससे बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। आफ्टर दैट उसका प्रोसेस चलता है और ये देखते हैं कि इसके डॉक्यूमेंट्स सही है कि नहीं। कंप्लीट चेक के बाद उसका लोन पास हो जाता है। तो जो डिपॉजिटर होते हैं वो कैसे मनी डिपॉजिट करते हैं और बोरोवर वहां से मनी कैसे लेते हैं, और बैंक इसमें एज ए इंटरमीडिएट किस तरह वर्क करता है? तो जो बैंक होता है वो मनी को अपने पास सेफ रखता है। तो ऐसा नहीं कि जो बैंक है उसने मनी ली और अपने पास डिपॉजिट करके उसकी प्रोटेक्शन करके बैठा हुआ है और इतने लंबे टाइम तक कि हमने 1 ईयर के लिए उसको डिपॉजिट कराया तो वो 1 ईयर के लिए उसको डिपॉजिट करके और उसकी प्रोटेक्शन करके बैठा रहेगा, ऐसा नहीं है। वो जो हमने डिपॉजिट कराई है और जिस पर्सन को नीड है तो वो पर्सन लेने आएगा, बोरोवर होगा वो, और वो जो बैंक है उसको मनी एज ए लोन दे देगा।
तो इसमें आता है बैंक इन इंडिया होल्ड अबाउट 15% ऑफ देयर डिपोजिटर एज ए कैश। कोई भी बैंक अपने पास टोटल डिपॉजिट का ओनली 15% रखते हैं, बाकी को एज ए लोन जो बोरोवर होते हैं उनको दे देते हैं। बैंक चार्ज अ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन्स देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट्स। जब बैंक के पास डिपॉजिटर जाते हैं, यानी कि जो डिपॉजिटर होते हैं वो अपनी मनी को डिपॉजिट करवाते हैं, फॉर एग्जांपल उन्हें 5% इंटरेस्ट रेट मिला, एक पर्सन ने डिपॉजिट करवाया, उसको 5% इंटरेस्ट रेट मिला। आफ्टर दैट दूसरा पर्सन आया, उसे मनी चाहिए, इट मीन्स वो बोरोवर हुआ, तो उसे 12% इंटरेस्ट पर वो लोन पास किया गया। तो जो 5% से 12% के बीच में जो डिफरेंस है वो बैंक की क्या होगी, इनकम होगी। तो बैंक हमारी मनी की प्रोटेक्शन नहीं करता है। ऐसा नहीं कि बैंक उसको तो अपने पास रख के और गनमैन बन के बैठा रहेगा, ऐसा नहीं है। वो हमारी मनी को यूज करता है एज अ इनकम, अपनी इनकम के लिए। लेकिन हमें भी बेनिफिट है और बोरोवर को बेनिफिट है कि हमारे पास जिनके, इट मीन्स जिन पर्सन के पास एक्स्ट्रा मनी है तो अपने डिपॉजिट करवाएंगे, उसके बदले में उन्हें इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा, साथ में सिक्योरिटी भी मिलेगी। लेकिन जिन पर्सन को मनी चाहिए तो वो इजीली वहां से मनी ले सकते हैं, जिसके लिए उनको मान लो कोई रिलेटिव ने या फ्रेंड्स ने मना कर दिया, तो आफ्टर दैट वो जाके बैंक से लोन पास करा सकते हैं। लेकिन जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है द डिफरेंस बिटवीन चार्ज फ्रॉम बोरोवर एंड पेड टू डिपोजिटर। क्या कहलाता है, मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ बैंक्स। जो डिपोजिटर ने मनी जमा की और बोरोवर ने उसको ले लिया, तो जो बोरोवर ने जो इंटरेस्ट रेट दिया, बैंक ने डिपोजिटर को उनका इंटरेस्ट रेट देकर जो उनके पास एक्स्ट्रा बचता है वो उनकी इनकम होती है। तो जो इनकम है बैंक की वो मे बी आपको क्लियर हो गई होगी कि बैंक की इनकम कैसे होती है। डिपोजिटर और बोरोवर के बीच में जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस होता है उससे बैंक की इनकम होती है। हर बैंक अपने पास 15% रखे कि टोटल जो अमाउंट है उसका 15% रखना कंपलसरी है। अगर वो उसके नहीं रखते, कई बैंक सोचे मान लो कि 15% भी दे देते हैं, ज्यादा इनकम आएगी, तो उसके लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि जिन्होंने अपने सेविंग अकाउंट खोल रखे हैं उनको कभी भी नीड हो सकती है पैसों की, तो वो जाएंगे और अपनी मनी को वहां से विड्रॉ करवाते हैं। लेकिन कई बार बैंक के पास पैसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी, अगर मान लो किसी पर्सन ने 1 करोड़ रुपीज डिपॉजिट करा रखे हैं और वो एक दिन में डिमांड करे कि मुझे तो आज 1 करोड़ रुपीज चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। बैंक उससे कहेगा कि आप कल या परसों जितना भी उनको टाइम देता है, 1 डे का 2 डेज का, तो उसके अंदर उनको मनी दे दी जाती है। क्योंकि बैंक ओनली अपने पास 15% टोटल डिपॉजिट मनी का 15% अपने पास रखता है। लेकिन ये श्योरिटी की 15% कम से कम अपने पास रखे, इसके लिए इनका सुपरविजन करता है आरबीआई। तो ये आरबीआई क्या है, ये सब बैंक का हेड है, सुप्रीम बैंक है। जो जितने भी स्मॉल बैंक्स हैं, जितने भी छोटे छोटे बैंक्स हैं, उनके ऊपर सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो आरबीआई है यही जो पेपर मनी है उसको अथोराइज करता है। नहीं तो किसी भी पेपर को उठा के हम कह देंगे ये तो मनी है, ऐसा नहीं होता। कि मान लो पहले 1000 रुपीज का जो पेपर नोट था वो चलता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में नहीं चलता, आरबीआई ने इसको रिफ्यूज कर दिया है। लेकिन जब किसी भी पेपर नोट को, किसी भी कॉइन को आरबीआई अथोराइज कर देती है, गवर्नमेंट अथोराइज कर देती है, आरबीआई के सिग्नेचर हो जाते हैं, तो फिर उसको क्या मान लिया जाता है, पेपर नोट्स मान लिया जाता है। अदरवाइज वो एक वेस्ट पेपर होगा। जैसे प्रेजेंट टाइम में 1000 रुपीज किसी के पास है तो उसकी वैल्यू 0 होगी। अगर मान लो ये बोल दिया जाए आज से कि जो आयरन है वो सारा कंप्लीट मनी है, तो वो मनी होगा। रीजन, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको अथोराइज कर दिया है। आरबीआई का एक गवर्नर होता है। आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में लिखना कि आरबीआई का गवर्नर कौन है। तो आरबीआई जो सुप्रीम बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो सभी बैंक की एज ए सुपरवाइजर सुपरविजन करता है कि सभी बैंक अपने पास मिनिमम 15% रखते हैं कि नहीं रखते, कि जो मनी 15% रखनी चाहिए वो रखते हैं या नहीं रखते। हो सकता है किसी बैंक ने नहीं रखी हो, तो उसके लिए ये जो सुपरविजन करता है वो कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट जो हेडिंग आती है रिगार्डिंग क्रेडिट। तो क्रेडिट क्या है, क्रेडिट एक टाइप ऑफ लोन है। क्रेडिट इज अ लोन। क्रेडिट का मीन्स होता है लोन देना। हम लोग यहाँ पर बोरोवर को नीड हुई तो उन्होंने क्या लिया, लोन लिया, क्रेडिट लिया। कहाँ से लिया, बैंक से लिया। क्रेडिट रेफर टू एन एग्रीमेंट इन विच लेंडर सप्लाइज द बोरोवर्स with money, goods or services in return, offer promise of the future payment।
कोई भी बोरोवर कहीं से भी क्रेडिट लेगा तो एक टर्म्स के साथ दिया जाएगा, एक कंडीशंस के साथ दिया जाएगा कि आपको इतने टाइम के लिए मनी दी जा रही है, इतना इसका इंटरेस्ट रेट है, इसके बदले में आप किस तरह से मनी को पे करोगे, कितने टाइम पीरियड के लिए करोगे और कौन सा मोड रखोगे। और उसके साथ अगर नीड होती है, जैसे मान लो यहाँ पर नीड होती है बैंक में कि डॉक्यूमेंटेशन की नीड होती है, तो वो सारा कोलेटरल की नीड होती है, तो वो सारी चीजें इसमें क्लियर कर दी जाती है। नेक्स्ट हेडिंग है क्रेडिट इज अ यूजफुल और नॉट। जो क्रेडिट है, जो क्रेडिट लेते हैं लोग, लोन लेते हैं, तो ये यूजफुल है कि नहीं। क्रेडिट पेनफुल भी है, यूजफुल भी है। पेनफुल क्यों है, यूजफुल क्यों है? जिस पर्सन को नीड है उसने क्रेडिट ले लिया और उसे उसमें बेनिफिट हुआ, आफ्टर दैट उसने लोन को पे कर दिया और अपना बेनिफिट भी कमाया, तो उसके लिए तो वो क्या हुआ, यूजफुल हुआ। फॉर एग्जाम्पल एक शॉपकीपर है, उसको ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम, क्योंकि डिमांड बढ़ती है फेस्टिवल के टाइम पर, बहुत सारे गुड्स को परचेज करके अपनी शॉप में रख लेता है। आफ्टर दैट जो उसकी सेलिंग जो होती है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उस शॉपकीपर जितना भी वो प्रोडक्ट लेके आया था वो सारा सामान बिक गया और उसको बहुत सारा बेनिफिट हुआ। आफ्टर दैट उसने लोन जो लिया था, उसने जो क्रेडिट लिया था वो रीपे कर दिया और उससे एक्स्ट्रा जो उसको बेनिफिट हुआ वो अपने पास रख लिया। तो उस शॉपकीपर के लिए क्या हुआ, ये यूजफुल, क्रेडिट क्या हुआ, यूजफुल हुआ। पेनफुल किसके लिए हुआ, इसमें भी एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें एक फार्मर का एग्जांपल लेते हैं कि एक फार्मर जिसको ड्यूरिंग शोविंग टाइम नीड हुई सीड्स की, इंस्ट्रूमेंट्स की, उसने लोन लिया। जब हार्वेस्टिंग टाइम आया तब बैड वेदर के रीजन से उसकी जितनी भी फसल थी वो बर्बाद हो गई और उसके पास कोई भी मनी नहीं आ पाई, उसकी इनकम कुछ नहीं हो पाई और वो जो भी लोन लिया था उसको पे करने में या जो रीपे करना था उसमें वो कैपेबल नहीं रहा। तो जिसके रीजन से उसके लिए वो क्या हुआ, पेनफुल रहा, जो भी लोन था वो पेनफुल रहा। रीजन क्योंकि वो अपना लोन पे नहीं कर पाया। अब वो फार्मर जो लोन पे नहीं कर पाया वो किस में चला जाता है, डेब्ट ट्रैप में, कर्ज के जाल में, क्योंकि उसने लोन लिया वो उसको पे नहीं कर पाया। आफ्टर दैट नेक्स्ट टाइम जब वर्क करेगा तो वो क्या करेगा, और लोन लेगा, जिससे वो पहले वाला लोन और दूसरे वाला लोन मिलके क्या कर देते हैं, उसको डेब्ट ट्रैप में ले जाते हैं। तो डेब्ट ट्रैप इट इज अ सिचुएशन इन विच पर्सन इज कॉट इन द विशियस साइकिल ऑफ डेब्ट। ऐसा पर्सन जिसने लोन ले लिया और आफ्टर दैट उसकी इनकम नहीं हो पाई, वो लोन नहीं दे पाया, तो वो डेब्ट ट्रैप में, विशियस साइकिल में वो चला जाता है, तो वो क्या कहलाता है, डेब्ट ट्रैप। और ये मैक्सिमम फार्मिंग में फार्मर्स के लिए काफी पेनफुल है। नेक्स्ट हेडिंग आती है रिगार्डिंग कोलेटरल। तो कोलेटरल क्या होता है, जब भी किसी पर्सन को लोन लेना है, कहाँ से, बैंक से या कोऑपरेटिव सोसाइटी से, फॉर्मल सेक्टर से, तो वहां से जब वो लोन लेगा तो उसके लिए नीड होती है डॉक्यूमेंटेशन की या किसी भी कोलेटरल की। तो एज ए कोलेटरल उस पर्सन ने क्या रखा है, कोई डॉक्यूमेंट रखे हैं, लाइक अपने व्हीकल के डॉक्यूमेंट रखे हैं, अपने घर के डॉक्यूमेंट रखे हैं, उसने कोई ज्वेलरी रखी है, तो वो क्या कहलाता है, एज ए कोलेटरल वो पर्सन ने वहां पर उसको रखा है। अगर वो पर्सन उसको पे नहीं कर पाता है उस लोन को, तो जो फॉर्मल सेक्टर से जहां से लिया है, बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी से, तो उनको राइट होता है कि वो उस कोलेटरल को बेच सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट के लिए कौन कौन सी टर्म्स कंपलसरी है, कि क्रेडिट लेते हैं लोग, लोन लेते हैं, तो उसमें कौन कौन सी कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है। फर्स्ट इज कोलेटरल। कोलेटरल मैंने अभी आपको बताया। इंटरेस्ट रेट उसी टाइम क्लियर कर दिया जाता है कि इंटरेस्ट रेट ये होगा कि 5% होगा, 6% होगा, ऐसा नहीं कि वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंटेशन, की बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज होती है, वो भी उसका एक पार्ट है। एंड मोड ऑफ रीपेमेंट, की कौन सी मोड रखेंगे। जो बोरोवर्स है उन्होंने ड्यूरिंग दैट टाइम, यानी कि क्रेडिट लेते टाइम कंडीशन रखी कि हम रीपेमेंट की किस तरह का रखेंगे, मंथली, 6 मंथ या हाफ ईयरली या ईयरली, कैसा रखेंगे, तो वो उस टाइम क्लियर होता है। नेक्स्ट हेडिंग इज, जो क्रेडिट है इसके 2 टाइप्स है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। जो फॉर्मल सेक्टर होता है उसमें टफ प्रोसेस है बट इंटरेस्ट रेट लो होता है, और जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है वो इजी वे है बट इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है। जो फॉर्मल सेक्टर होता है वो अर्बन एरिया में ज्यादा यूज किया जाता है और इनफॉर्मल सेक्टर ज्यादातर रूरल एरिया में यूज किया जाता है। फॉर्मल सेक्टर को मैक्सिमम अर्बन एरिया में यूज क्यों करते हैं, जबकि रूरल एरिया में ज्यादा पुअर लोग हैं। जो रूरल एरिया के लोग हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर से ज्यादा लोन लेना पसंद करते हैं रेदर देन फॉर्मल सेक्टर। उसका रीजन है लैक ऑफ नॉलेज, नो डॉक्यूमेंटेशन, रिक्वायरमेंट ऑफ कोलेटरल। इसके रीजन से जो पुअर पीपल है या रूरल पीपल है वो फॉर्मल सेक्टर की बजाय इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना ज्यादा पसंद करते हैं। जो फॉर्मल सेक्टर होता है उसके फीचर्स क्या क्या हैं। फर्स्ट फीचर इज लो रेट इंटरेस्ट। जो फॉर्मल सेक्टर है उसका इंटरेस्ट रेट काफी
लो होता है। सेकेंड इज इजी रीपेमेंट, कि अगर रीपे करना है लोन को तो वो एक इजी प्रोसेस होता है। थर्ड इज डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, कि जो फॉर्मल सेक्टर को जब क्रेडिट देना होता है, लोन देना होता है, तो उसके लिए जो हमने टर्म्स ऑफ क्रेडिट पढ़ा वो कंपलसरी है इसमें। और इसके एग्जांपल क्या है, बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कि जहां से लोन को लिया जा सकता है। कौन से सेक्टर में, फॉर्मल सेक्टर में। अगर इनफॉर्मल की बात करते हैं तो इनफॉर्मल में ये इसके अपोजिट होता है। फर्स्ट इज हाई इंटरेस्ट रेट, पेमेंट मोड इज नॉट इजी एंड नो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड। इनफॉर्मल सेक्टर है, इसमें हर तरह से लॉस होता है, बट जो इलिटरेट पीपल है उनको लैक ऑफ नॉलेज के रीजन से वो ज्यादा इजी समझते हैं इनफॉर्मल सेक्टर को। जबकि यहाँ देखिए, यहाँ लो रेट इंटरेस्ट होगा, जबकि यहाँ पर हाई रेट इंटरेस्ट होगा। इट मीन जो भी वो लोन ले रहे हैं उसमें इंटरेस्ट यहाँ कम देना होगा, यहाँ ज्यादा देना होगा। लेकिन पुअर पीपल यहाँ से लेना पसंद नहीं करते, यहाँ लेना पसंद करते हैं। उसका रीजन है उनको नॉलेज नहीं है, उनको डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है, तो ये सोचते हैं कि हमें बहुत सारे फॉर्म्स फिल करने होंगे, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी होगी, तो वहां की बजाय वो कहाँ से लेना पसंद करेंगे, इनफॉर्मल सेक्टर में। तो इनफॉर्मल सेक्टर का जो एग्जाम्पल है, रिलेटिव, मनी लेंडर्स या फिर फ्रेंड्स होते हैं, उनसे ये इनफॉर्मल सेक्टर में लोन लिया जाता है, जो क्रेडिट है वो लिया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG, शॉर्ट फॉर्म में इसको SHG बोलेंगे, वैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, इसमें ग्रुप ऑफ पीपल होता है, इसमें मैक्सिमम वुमेन होती है और ये विलेजेस एरिया में ज्यादा मिलता है। तो इसमें ऐसे पुअर पीपल जिनकी इनकम बहुत कम है, बहुत सारी मनी सेविंग नहीं कर पाते हैं कि वो बैंक में जाके उनको डिपॉजिट करें, तो अपना ग्रुप बनाते हैं, 15-20 मेंबर्स होते हैं और बहुत कम इनकम लाइक 500 मंथली वो बचा पाते हैं, 1000 बचा पाते हैं। तो वो उससे क्या करेंगे, उनको कलेक्ट करेंगे। 20 मेंबर्स हैं, उन्होंने 1000 इकट्ठे किए और उन 1000 रुपीज को उन्होंने कलेक्ट करके, 25 मेंबर्स हैं तो 25,000 हो गए। आफ्टर दैट वो अपना डिपॉजिट कर देते हैं बैंक में, और उनको जब भी लोन चाहिए उस पर, या उनको अपनी किसी भी पर्सन को 25 मेंबर्स में से किसी को भी नीड है, तो वो उनसे इजीली लोन ले सकते हैं या क्रेडिट ले सकते हैं। जबकि जो पुअर पीपल अगर इंडिविजुअल करना चाहे, कि जिसकी ओनली सेविंग 1000 रुपीज है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसके लिए वो सेल्फ हेल्प, अपनी सेल्फ हेल्प खुद करते हैं। सेल्फ हेल्प यानी कि अपनी हेल्प खुद करना। तो उससे वो इजीली क्या क्या कर सकते हैं, इट हेल्प्स द बोरोवर टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ कोलेट्रल। एक तो जो कोलेट्रल चाहिए बैंक को या सोसाइटी को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर पाते हैं। सेकेंड इज पीपल कैन गेट टाइमली लोन फॉर वेराइटी ऑफ पर्पस एट रीजनेबल इंटरेस्ट, कि जो अगर मान लो वो 1000 रुपीज की सेविंग कर पा रहा है तो वो इजीली बैंक से लोन नहीं ले पाता है, बट अगर उसका ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो वो इजीली वहां से एक लो इंटरेस्ट पर, रीजनेबल रेट पर टाइमली लोन ले लेगा। थर्ड इज इट हेल्प्स वुमेन टू बिकम फाइनेंशियली सेल्फ रियलेंट। इसमें वुमेन क्या बनती है, सेल्फ रियलेंट। वुमेन अपने ऊपर बिलीव कर सकती है, अपनी लोन को खुद ले सकती है, अपनी इनकम कर सकती है, अपनी जो प्रॉब्लम है उसको इजीली सॉल्व कर सकती है। तो इसमें आपने जो सेल्फ हेल्प ग्रुप देखा, ये मैक्सिमम पुअर पीपल करते हैं, वो उनके लिए काफी हेल्पफुल होता है। स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा रिगार्डिंग मनी एंड क्रेडिट। मनी में की फॉर्म्स ऑफ मनी, एंशिएंट टाइम की मनी, प्रेजेंट टाइम की मनी, और मनी का रोल, मनी किस तरह से प्रॉब्लम को सोल्व करती है। आफ्टर दैट क्रेडिट, क्रेडिट में टर्म्स क्या होती है, क्रेडिट की कौन कौन सी टर्म्स होती है, और इसके सेक्टर्स, जो फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर, इसका डिफरेंशिएशन आ सकता है, एग्जाम में आता है इसका डिफरेंशिएशन, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो आप इसका डिफरेंशिएशन इजीली लिख सकते हो। जो ये 1 मार्क्स में आपके कोलेट्रल है या फिर डेट ट्रैप है, ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इजी चैप्टर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।